तो हेलो वाले, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है आश्रय वहां समाप्त होता है जहां प्रत्यर्पण प्रारंभ होता है। यानी कि जो आश्रय है वो वहां समाप्त होगा, वहां खत्म हो जाता है जहां पे प्रत्यर्पण प्रारंभ हो जाता है, चालू हो जाता है। इस कथन की या इस जो एक लाइन है, इसकी हमें विवेचना करनी है पूरे टॉपिक में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, क्योंकि आपको फटाफट पढ़ना ही है, तो पढ़ना है, फिर चलते चले जाइए पढ़ते हुए। टॉपिक को जो नए हैं वो पढ़ते चले जाओ। शुरुआत करते हैं। परिचय देखें तो द्वंद्व की प्रकृति, इसमें द्वंद्व की प्रकृति यानी इंट्रोडक्शन, नेचर ऑफ डिकोटोमी, एक डिकोटोमी होता है, उसको हम लोग देखेंगे। द्वंद्व की प्रकृति, आपका कथन यानी आश्रय वहां समाप्त होता है जहां प्रत्यर्पण प्रारंभ होता है अंतरराष्ट्रीय कानून के दो परस्पर विरोधी यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिद्धांतों के बीच मौलिक तनाव यानी फंडामेंटल टेंशन को दर्शाता है। यानी जो कथन दिया गया है, जो आश्रय वहां समाप्त होता है जहां प्रत्यर्पण प्रारंभ होता है, वो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लॉ के दो परस्पर विरोधी यानी जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं सिद्धांतों के बीच जो मौलिक तनाव यानी जो फंडामेंटल टेंशन है उनको दर्शाता है। यानी कि आश्रय क्या होता है? असलन। और प्रत्यर्पण क्या होता है? एक्सट्रेडिशन। आश्रय यानी एस्लिम, यह मानवाधिकार और मानवता के संरक्षण पर आधारित है। यह मानव के अधिकार और एक जो मानवता ह्यूमैनिटी होती है उसके संरक्षण या उसके प्रोटेक्शन या उनका जो एक जो भी चीज है उस पर आधारित है। यह व्यक्ति को राज्य द्वारा दी गई सुरक्षा की ढाल या शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन है। यह व्यक्ति को राज्य के द्वारा यानी जो एक राज्य है वो व्यक्ति को जो एक शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन या सुरक्षा की ढाल होती है, आश्रय, वो देता है। इसी को क्या कहते हैं? आश्रय। प्रत्यर्पण देखें, एक्स्ट्राडिशन देखें, एक्स्ट्राडिशन देखें तो यह अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय, यह अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय और राज्यों के बीच सहयोग पर आधारित, यानी जो इंटरनेशनल जो आपराधिक न्याय है और राज्यों के बीच सहयोग पर आधारित है। यह व्यक्ति को अभियोजन के लिए समर्पण यानी सरेंडर फॉर प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया है। यह व्यक्ति को अभियोजन के लिए, जो अभियोजन होता है उसके लिए समर्पण यानी कि सरेंडर फॉर प्रोसिक्यूशन, अभियोजन की प्रक्रिया है प्रत्यर्पण। संक्षेप में या अगर शॉर्ट में कहें, यदि किसी व्यक्ति को एक राज्य में आश्रय या संरक्षण प्राप्त होता है तो उसी राज्य द्वारा उसे दूसरे राज्य को प्रत्यर्पित समर्पण करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। समझ में आया हमने क्या बोला? फिर से सुनो। शॉर्ट में अगर कहें कि यदि किसी व्यक्ति को एक राज्य है कोई, उन्हें पर्टिकुलर उसमें क्या हो गया? आश्रय या संरक्षण प्राप्त है उसे, तो उसी राज्य द्वारा उसे दूसरे राज्य को प्रत्यर्पित समर्पण करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे इंडिया में अगर हम रह रहे हैं और इंडिया ने हमें शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन दे रखी है, तो ऐसा तो नहीं है इंडिया हमें दूसरे को प्रत्यर्पित कर देगा, सरेंडर करवा देगा या दूसरे को कोई हमें सौंप देगा, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। क्योंकि आश्रय का कानूनी आधार ही प्रत्यर्पण के अनुरोध को खारिज कर देता है। यानी जो आश्रय का जो कानूनी आधार है या जो लीगल बेस है वो क्या करता है? वो उसके प्रत्यर्पण यानी एक्सट्रेडिशन के अनुरोध को ही खारिज कर देता है। ठीक है, नेग्लेक्ट कर देता है। आश्रय की कानूनी अवधारणा देखें, यानी द लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ एस्लम। आश्रय एक संप्रभु राज्य, आश्रय क्या? एक संप्रभु राज्य यानी सॉवरन स्टेट है, उसका अधिकार भी है। आश्रय एक संप्रभु राज्य या सॉवरन स्टेट का अधिकार है कि वह किसी अन्य राज्य के क्षेत्र से भागने वाले व्यक्ति को अपने क्षेत्र में सुरक्षा और कानूनी प्रवेश प्रदान करे। यानी आश्रय एक संप्रभु राज्य यानी सॉवरन स्टेट का अधिकार है कि वह किसी अन्य राज्य के क्षेत्र यानी वह किसी अन्य राज्य के क्षेत्र से भागने वाले व्यक्ति को अपने क्षेत्र में सुरक्षा और कानूनी प्रवेश प्रदान करें। पहला कानूनी आधार लीगल बेसिस देखते हैं कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी यूडीएचआर 1948 में जो हुई थी, अनुच्छेद 14 या आर्टिकल 14 स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न से बचने के लिए अन्य देशों में आश्रय खोजने और उसका आनंद लेने का अधिकार है। मतलब मानवाधिकारों का जो सार्वभौम घोषणा हुई थी या यूडीएचआर हुआ था 1948 में, उसमें साफ साफ आर्टिकल 14 में लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न से बचने, अगर उत्पीड़न उसे लग रहा है, उससे बचने के लिए कोई अन्य देश में आश्रय खोजने
असलम खोजने या उसका आनंद लेने का पूर्ण रूप से अधिकार है। फिर एक शरणार्थी सम्मेलन हुआ था, एक शरणार्थी सम्मेलन या 1951 में जो रिफ्यूजी कन्वेंशन हुआ था, यह उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है, या उन व्यक्तियों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें नस्ल या धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय के कारण उत्पीड़न का सुस्थापित डर या वेल फाउंडेड फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन है। यानी यह उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता या किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय के कारण उत्पीड़न का सुस्थापित डर है। मतलब उसके अंदर कोई डर बना हुआ है कि या तो नस्ल के रूप में उसके संग हो सकता है, या धर्म के रूप में, राष्ट्रीयता के रूप में, या किसी विशेष सामाजिक समूह के द्वारा उसकी सदस्यता या किसी भी तरीके से उसके संग उत्पीड़न हो सकता है, तो वो भी आश्रय ढूंढ सकता है पर्टिकुलर कहीं और पे। ठीक है, रिफ्यूजी कन्वेंशन में ये कहा गया था। आश्रय का मुख्य सिद्धांत क्या होता है? यानी प्रत्यावर्तन, द कोर प्रिंसिपल नॉन रिफोल्यूमेंट, एक रिफोल्यूमेंट है या द कोर प्रिंसिपल है जिसका नॉन रिफोल्यूमेंट का किया है, यह आश्रय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यह क्या है? आश्रय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। कौन कौन सा है कि परिभाषा में देखें, जो क्या इसमें देखें, प्रत्यावर्तन, जो एक प्रत्यावर्तन है कि नॉन रिफोल्यूमेंट का सिद्धांत किसी भी राज्य को एक शरणार्थी को ऐसे किसी भी क्षेत्र की सीमाओं पर वापस नहीं भेजने देता है। यानी एक नॉन रिफोल्यूमेंट का सिद्धांत है, वो किसी भी राज्य को या कोई भी एक पर्टिकुलर राज्य को एक शरणार्थी, जो एक शरणार्थी है यानी कि जो रिफ्यूजी है, उसको किसी भी क्षेत्र की सीमाओं पर वापस नहीं भेजने देता है जहां उसके जीवन या स्वतंत्रता को खतरा है। रिफ्यूजी कन्वेंशन में सीधे लिखा गया था कि अगर कोई भी शरणार्थी या रिफ्यूजी आई है, उसको कह रहा है वहां पे पर्टिकुलर खतरा है, या उसकी स्वतंत्रता को खतरा है, उसकी इंडिपेंडेंसी को खतरा है, तो उसको वहां पे उस क्षेत्र या उसकी सीमा पर वापस नहीं भेजा जाता है। जैसे विजय माल्या है, ठीक है, ठीक हो, या उसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता हो, तो उसे नहीं भेजता है। लेकिन ऐसा नहीं, गलत काम करके वो चले गए, अब वो भगवान जाने इंग्लैंड में तो नहीं चलता है, लंदन में है वो नहीं चलता है। खैर बाकी इतना तो हमें चक्कर वक्कर पता नहीं विजय माल्या का, लेकिन खैर उसका तो इंटरव्यू भी पड़ा है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। तो हिसाब से मैंने एग्जांपल देना था, मैंने एग्जांपल वही मेरे दिमाग में आया तो मैंने दे दिया। कानूनी स्थिति देख ले, यह सिद्धांत 1951 शरणार्थी सम्मेलन के अनुच्छेद 33 के तहत एक अंतरराष्ट्रीय आदतन कानून है, यानी जो कस्टमरी लॉ है उसके रूप में माना जाता है। यानी जो यह सिद्धांत है वो 1951 जो शरणार्थी सम्मेलन के अनुच्छेद, जो शरणार्थी सम्मेलन था उसके अनुच्छेद 33, उसके तहत एक अंतरराष्ट्रीय आदतन कानून, एक जो अंतरराष्ट्रीय आदतन कानून था, जो कस्टमरी लॉ था, उसके रूप में वो माना जाता है। जिसका अर्थ है, जिसका क्या होता है, अर्थ है, जिसका मीनिंग है कि यह उन राज्यों पर भी लागू होता है। इसका अर्थ यह हो जाता है कि यह उन राज्यों पर भी लागू होता है जो इस सम्मेलन के हस्ताक्षर करता नहीं है। यानी यह उन पर भी लागू होता है जो इस सम्मेलन के हस्ताक्षर करता नहीं है। यानी कानूनी स्थिति यह है कि यह सिद्धांत जो 1951 का शरणार्थी सम्मेलन, रिफ्यूजी जो एक कन्वेंशन के अनुच्छेद 33 या आर्टिकल 33 के तहत एक अंतरराष्ट्रीय आदतन कानून या कस्टमरी लॉ है, उसके रूप में यह माना जाता है कि जिसका अर्थ है कि यह उन राज्यों पर भी लागू होगा जिसने इस सम्मेलन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। समझे? यह आर्टिकल 33 हमारा कहता है रिफ्यूजी कन्वेंशन का निष्कर्ष कहें, यदि किसी व्यक्ति को आश्रय प्राप्त हो है तो अप्रत्यावर्तन का सिद्धांत उस पर एक कानूनी अवरोध या लीगल बार लगा देता है। ठीक है, अगर उसे आश्रय प्राप्त है तो एक जो एक रिफ्यूजी अप्रत्यावर्तन नॉन रिफोल्यूमेंट का जो एक सिद्धांत है वो उस पर क्या करता है, कानूनी अवरोध या लीगल बार लगा देता है, जिससे प्रत्यर्पण असंभव हो जाता है। और अगर उसे आश्रय प्राप्त है तो उसे प्रत्यर्पण प्राप्त नहीं होगा, वो एक लीगल बार लगा देता है। प्रत्यर्पण की कानूनी अवधारणा देख लो भाई। प्रत्यर्पण की कानूनी अवधारणा ये थी कि जो लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सट्रेडिशन थी कि प्रत्यर्पण वह औपचारिक प्रक्रिया है, प्रत्यर्पण वह एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संप्रभु राज्य किसी आपराधिक अभियुक्त या दोषी को उस राज्य को सौंपता है जहां उसे मुकदमे का सामना करना है या सजा काटनी है। इसका मतलब विजय माल्या यहीं आएंगे। प्रत्यर्पण की कानूनी अवधारणा लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सट्रेडिशन में मतलब यह है कि जो प्रत्यर्पण है वह एक ऐसी औपचारिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जो संप्रभु राज्य है यानी कि सॉवरेन राज्य है किसी आपराधिक अभियुक्त, कोई एक आपराधिक अभियुक्त है, यानी मान लो यहीं पे देख लो कि मान लो कि विजय माल्या है, ठीक है, एक आपराधिक अभियुक्त है वो, या कोई दोषी है,
उसको उस राज्य को सौंपता है। उसमें क्या करता है, वो उस राज्य को सौंपता है। जैसे यहाँ तो हम कोई कांड करके वहां भाग गए अमेरिका, और भाई जो केस है हमारा वो तो यही चल रहा है, और यहाँ से हमें बहुत बड़ा कांड करा, मतलब समझ लो हमने 1000 करोड़ का घोटाला करा, ठीक है, अमेरिका भाग गए या लंदन भाग गए। तो ये प्रत्यर्पण यानी जो एक सौंपना होता है किसी प्रति व्यक्ति को या किसी भी चीज को सौंपना, वो इसलिए उस राज्य को सौंपता है, उस दोषी को या उस अभियुक्त को, जहां उसे मुकदमे का सामना करना है या सजा काटनी है, जो भी चीज करनी है, वो प्रत्यर्पण का ही कानूनी सिद्धांत होता है। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत यहीं पे है, आश्रय में नहीं है, यहाँ पे आएगा विजय माल्या वाला सीन। पता नहीं क्यों नहीं वो भेज रहे, पैसा ज्यादा है ना उसके पास। खैर, कानूनी आधार देख लो कि जो लीगल बेसिस है वो क्या है कि संधियां या ट्रीटीज क्या होती है, प्रत्यर्पण लगभग हमेशा द्विपक्षीय या बहुपक्षीय प्रत्यर्पण संधियों या बायलैटरल या मल्टीलैटरल एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज द्वारा शासित होता है। ठीक है, प्रत्यर्पण हमेशा यह अंतरराष्ट्रीय कानून का कोई सामान्य दायित्व नहीं है, या इंटरनेशनल कानून का या इंटरनेशनल लॉ का कोई सामान्य दायित्व नहीं है, यह संधियों पर आधारित है। एक तरीके से हम दोनों के दो पर्टिकुलर राज्यों या सरकारों या किसी भी संस्थाओं के बीच में संधि हो रही है, उन पर यह डिपेंड करता है। प्रत्यर्पण का प्रमुख सिद्धांत क्या है कि की प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रेडिशन है कि द्वैध आपराधिकता, एक द्वैध आपराधिकता या डबल क्रिमिनलिटी है कि जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण मांगा जा रहा है, कि जिस अपराध के लिए जो प्रत्यर्पण है वो मांगा जा रहा है, वह अपराधी को सौंपने वाले अनुरोध करने वाले दोनों देशों के कानूनों के तहत अपराध होना चाहिए। यानी द्वैध आपराधिकता ये है कि डबल क्रिमिनलिटी ये है कि जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण मांगा जा रहा है, ठीक है, या एक्सट्रेडिशन मांगा जा रहा है, वह अपराधी को सौंपने वाले और अनुरोध करने वाले दोनों देशों के कानूनों के तहत अपराध होना चाहिए। ये नहीं, जैसे अगर लंदन में जो अपराध नहीं है और यहाँ जो अपराध है तब वो प्रत्यर्पण मांग रहे हैं, तो ये नहीं है कि तुमको प्रत्यर्पण मिल जाएगा, वो दोनों ही देशों में वो अपराध होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई रेपिस्ट यहाँ से भागा है और लंदन में वो रेप नहीं माना गया उस पर्टिकुलर चीज को, तो प्रत्यर्पण संभव नहीं है। अगर दोनों में वो उस पर्टिकुलर चीज को या तरीके को रेप माना गया है या हत्या मानी गई या पर्टिकुलर घोटाला माना गया है, तो वो अगर तरीका है, तो अगर उसको माना गया है तो आप प्रत्यर्पण की मांग कर सकते हैं दूसरे पर्टिकुलर व्यक्ति से, संस्था से या सरकार से या देश से, जो भी कर सकते हैं। ठीक है, विशेषता का नियम या रूल ऑफ स्पेशलिटी क्या है कि रूल ऑफ स्पेशलिटी है कि प्रत्यर्पित जो व्यक्ति पर केवल उन्हीं अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, जो प्रत्यर्पित व्यक्ति है उस पर केवल उन्हीं अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिनके लिए उसे प्रत्यर्पित किया गया है, मतलब जो के लिए उसे बुलाया गया है कि इसी ये पर्टिकुलर सजा काटनी है, ये पर्टिकुलर मुकदमा चलना है, वही मुकदमा चलेगा, ना कि किसी अन्य पुराने अपराध के लिए उसे बुला लिया, कोई पुराना अपराध खोल लिया, फाइलें खोल लिया, ऐसा नहीं होता। जिस पर्टिकुलर चीज के लिए आप प्रत्यर्पण मांग रहे हैं वही पर्टिकुलर चीज पे ही उसे आपको यहाँ पे करना होगा या उसी तरीके से आपको निर्भर रहना होगा। ठीक है, विवेचना देख लें कि टकराव और अवरोधक एनालिसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड बार। ठीक है, यह कथन इस तथ्य को उजागर करता है, यह कथन क्या करता है, इस तथ्य को उजागर करता है कि आश्रय एक प्रत्यर्पण अवरोधक एक्स्ट्राडिशन बार के रूप में कार्य करता है। यह कथन इस तथ्य को उजागर करता है कि आश्रय एक प्रत्यर्पण अवरोधक या एक्स्ट्रेडिशन बार के रूप में कार्य करता है। राजनीतिक अपराध अपवाद देखें या तो पॉलिटिकल ऑफेंस एक्सेप्शन देखें, यह वह केंद्रीय बिंदु है, जहां दोनों अवधारणाएं टकराती हैं। सिद्धांत देखें तो अधिकांश प्रत्यर्पण संधियों में एक राजनीतिक अपवाद खंड शामिल होता है, यानी अधिकांश प्रत्यर्पण संधियों में एक राजनीतिक अपराध अपवाद खंड शामिल होता है। इसके तहत यदि प्रत्यर्पण का अनुरोध वास्तव में किसी राजनीतिक अपराध या राजनीतिक प्रतिशोध यानी पॉलिटिकल रिट्रीब्यूशन पर आधारित है, तो अनुरोध को स्वीकार कर दिया जाता है। यानी अधिकांश जो प्रत्यर्पण होता है वो संधियों में, जो एक संधियां होती हैं, जो ट्रीटी होती है, उसमें एक राजनीतिक अपराध या अपवाद खंड शामिल होता है। इसके तहत यदि प्रत्यर्पण का अनुरोध वास्तव में किसी राजनीतिक अपराध या राजनीतिक प्रतिशोध या पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित होता है, तो अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है। अगर पर्टिकुलर राजनीतिक प्रतिशोध के लिए करा जा रहा है, किसी भी चीज के राजनीतिक अपराध, जो भी चीज जिसके लिए आप कर रहे हैं कोई अपवाद है या उसके अपवाद खंड में शामिल है, उसके अधिकांश प्रत्यर्पण संधियों में, ठीक है, राजनीतिक अपराध अपवाद खंड में शामिल होता है। जो राजनीतिक अपराध कोई हुआ है, ठीक है, अपवाद खंड में शामिल होता है, तो इसके तहत अगर प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया तो वास्तव में राजनीतिक अपराध या राजनीतिक प्रतिशोध
पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित है तो अनुरोध को स्वीकार कर दिया जाता है, किया भी जा सकता है। ठीक है, आश्रय से संबंध क्या है प्रत्यर्पण का, भाई वो भी देख लो कि जब कोई राज्य किसी व्यक्ति को राजनीतिक आश्रय, जब कोई राज्य किसी व्यक्ति को राजनीतिक आश्रय यानी कि पॉलिटिकल असलम प्रदान करता है तो वह प्रभावी ढंग से यह तय कर रहा होता है कि अनुरोध करने वाले राज्य में उस व्यक्ति को सताया जाएगा या उसके खिलाफ मुकदमा राजनीतिक कारणों से प्रेरित है। ठीक है, जब कोई राज्य किसी व्यक्ति को राजनीतिक आश्रय यानी पॉलिटिकल असलम प्रदान करता है तो वह प्रभावी ढंग से यह तय कर रहा होता है कि अनुरोध करने वाले जो राज्य है उसमें उस व्यक्ति को वो सताया जाएगा, उत्पीड़न दिया जाएगा या उसके खिलाफ मुकदमा राजनीतिक कारणों से प्रेरित है। परिणाम देखें कि इस मामले में जो आश्रय की ढील प्रभावी हो जाती है, इस मामले में जो आश्रय की ढील है वो ढाल वो प्रभावित हो जाती है, या जो शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन है वो प्रभावित हो जाती है, और जो प्रत्यर्पण का जो दायित्व होता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, आश्रय ही वह जगह है जहाँ प्रत्यर्पण मर जाता है। अगर जहाँ आश्रय है वह प्रत्यर्पण मर जाएगा, और जहाँ प्रत्यर्पण है वहां आश्रय की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। दोनों एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ठीक है, मानवाधिकार अवरोधक देखे या द ह्यूमन राइट्स बार देख लें। यदि प्रत्यर्पण से किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन होने की संभावना हो तो प्रत्यर्पण अवरुद्ध हो जाता है। यदि जो प्रत्यर्पण मांगा जा रहा है उससे हमें दिखाई दे रहा है कि किसी व्यक्ति के या प्रति व्यक्ति के या ठीक है उसके मानवाधिकार जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका बार होगा या उनका उल्लंघन होगा, ठीक है, या उनका जो है एक तरीके से उनको अहित करा जाएगा, ठीक है, होने की जो संभावना है एक तरीके से मान रहे हैं, ठीक है, तो प्रत्यर्पण अवरुद्ध हो जाता है। जो एक प्रत्यर्पण होता है वो क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है। उदाहरण के रूप में देखें, यदि प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति को अनुरोध करने वाले राज्य में यातना मिल रही है यानी टॉर्चर होगा, अमानवीय व्यवहार होगा या इनह्यूमेन ट्रीटमेंट होगा या मृत्यु दंड डेथ पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है तो कई राज्यों के घरेलू कानून और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व जैसे ECHR प्रत्यर्पण को क्या करते हैं, रोकते हैं। समझ में आया? आगे चलो भाई, केस लॉ थोड़े बहुत देख लो उदाहरण के साथ में। ठीक है, कि जो स्वेरिंग बनाम जो यूनाइटेड किंगडम था, स्वेरिंग जो यूके था 1989, इसमें तथ्य यह था कि जर्मनी के एक नागरिक स्वेरिंग पर संयुक्त राज्य अमेरिका में हत्या का आरोप था। जर्मनी में कोई एक नागरिक था स्वेरिंग, उस पर संयुक्त राज्य अमेरिका में एक हत्या का आरोप था। यूके जहां वह पकड़ा गया ने उसे प्रत्यर्पित करने की सहमति दी, उसको प्रत्यर्पित करने की सहमति दी। ठीक है, कानूनी प्रश्न यह था कि स्वेरिंग ने यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय या ECHR में तर्क दिया कि यदि उसे अमेरिका प्रत्यर्पित किया जाता है तो उसे वर्जीनिया की डेथ रो फिनोमिनन मृत्यु दंड की लंबी प्रतीक्षा का सामना करना पड़ेगा, जो कि यूरोपीय मानवाधिकार कन्वेंशन के अनुच्छेद 3 यातना और अमानवीय अपमानजनक व्यवहार का निषेध का उल्लंघन है। ठीक है, यानी कि जो ये क्या कर रहा है कि स्वेरिंग था, उसने यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय जो ECHR था उसमें यह तर्क दिया जब वो पकड़ा गया यूके में कि उसे अगर अमेरिका को प्रत्यर्पित किया जाएगा, सौंपा जाएगा, तो उसे जो वर्जीनिया की जो डेथ रो फिनोमिना चल रही है उसमें मृत्यु, माने इसका अर्थ ये होता है कि मृत्यु दंड की लंबी प्रतीक्षा करनी, उम्र कैद में बैठे हुए मरेंगे तब मरेंगे, इसका सामना करना पड़ेगा, जो कि यूरोपीय मानवाधिकार कन्वेंशन के या जो यूरोपीय मानवाधिकार कन्वेंशन है एक अनुच्छेद 3 में जो यातना और जो अमानवीय अपमानजनक व्यवहार का निषेध का ये उल्लंघन है। ठीक है, यानी इसमें निर्णय या सिद्धांत ये दिया कि न्यायालय ने यूके के खिलाफ फैसला सुनाया। न्यायालय क्या करा, उसके यूके के खिलाफ फैसला सुनाया कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय था जिसने स्थापित किया कि यदि प्रत्यर्पण के परिणाम स्वरूप अनुरोध करने वाले राज्य में मानवाधिकारों जैसे यातना का उल्लंघन होता है तो प्रत्यर्पण अवैध होगा, उसको सौंपा नहीं जाएगा। कथन से संबंध यह था कि यह मामला दर्शाता है कि मानवाधिकारों की रक्षा जो आश्रय का आधार है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो प्रत्यर्पण का आधार है, पर प्रमुखता लेती है। आश्रय या मानवाधिकारों की सुरक्षा प्रत्यर्पण की शुरुआत को रोकती है। ठीक है, अगर आश्रय है या आश्रय हमेशा प्रत्यर्पण से ऊपर ही रहता है ज्यादातर। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि राजनैतिक अपराधी का पारंपरिक उदाहरण देखें, द क्लासिकल पॉलिटिकल ऑफेंडर एग्जांपल देखें। कल्पना कीजिए कि एक्स नाम का एक व्यक्ति अपने देश ए में एक दमनकारी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करता है और उस पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है। वह भागकर देश बी में आश्रय लेता है।
स्थिति यह रहेगी यदि देश ए देश बी से प्रत्यर्पण का अनुरोध करता है तो देश बी राजनीतिक अपराध अपवाद का आह्वान करेगा कि राजनीतिक अपराध अपवाद है कि उसका आह्वान करेगा कि नहीं करेगा। निष्कर्ष यह निकलेगा चूंकि देश बी उसे राजनीतिक आश्रय दे चुका है या आश्रय के सिद्धांत लागू होते हैं, वह उसे सौंपने से इनकार कर देगा या आश्रय का निर्णय प्रत्यर्पण की संभावना को समाप्त कर देगा। अगर आश्रय का निर्णय है तो प्रत्यर्पण की संभावना ही समाप्त हो गई। ठीक है, आखिरी में यह निष्कर्ष कंक्लूजन इसमें यह निकलता है कि आश्रय वहां समाप्त होता है जहां प्रत्यर्पण प्रारंभ होता है। यह कथन अंतरराष्ट्रीय कानून के प्राथमिकता के नियम यानी रूल ऑफ प्रायोरिटी को स्थापित करता है। सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक संप्रभु राज्य के पास दो विकल्प होते हैं। सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक संप्रभु राज्य के पास दो विकल्प होते हैं, या तो व्यक्ति को संरक्षण या आश्रय प्रदान करना या उसे समर्पित प्रत्यर्पण करना। जब कोई व्यक्ति उत्पीड़न से सुस्थापित डर के साथ आता है तो अंतरराष्ट्रीय कानून मानवाधिकारों और अप्रत्यावर्तन के सिद्धांत को सर्वोच्च मानता है। इसीलिए जैसे ही आश्रय का कानूनी आधार स्थापित हो जाता है, इसीलिए जैसे ही जो आश्रय का जो कानूनी आधार है वो स्थापित हो जाता है, वह तुरंत प्रत्यर्पण के कानूनी मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। यह संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय कानून में मानवाधिकारों के बढ़ते महत्व को दर्शाता है, जहां अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक सहयोग के दायित्व के ऊपर व्यक्तिगत सुरक्षा के दायित्व को प्राथमिकता दी जाती है। और यहाँ पे हम लोग का ये पूरा टॉपिक समाप्त हो गया। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि आश्रय क्या है और प्रत्यर्पण क्या है। जितना अच्छे से इसको समझा सकते तो वैसे मैंने समझाया, और नहीं समझ में आया तो 1.5x की स्पीड पे आके आप वीडियो को देख लेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही वीडियो आपके लिए आते रहेंगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।